आपका इस क्लास में स्वागत है आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, यानी कि आपके कक्षा 10 का साइंस का सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 1, जिसका की टाइटल है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने क्या क्या सीखा है। अब तक हमने ये सीखा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कब हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, किसी अभिक्रिया को चेक करने के लिए कि कहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है ये पता लगाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण हम किस प्रकार से नोट डाउन करते हैं और उसको संतुलित किस प्रकार से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग बात करेंगे भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं उपचयन तथा अपचयन। इनको अगर इंग्लिश में हम बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम संयोजन अभिक्रिया को समझ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, जैसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, और क्विक लाइम या फिर लाइम वाटर जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद हमने बोला था कि जो हम दीवारों पर सफेदी करते हैं उसके लिए हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, सफेदी करने के बाद वो क्या पदार्थ बन जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चाहे तो आप पिछले सालों के कुछ पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। CaCO3 का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर कहते हैं। ठीक है, तो संगमरमर हम इसे बोलते हैं चूना पत्थर। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में मैं आपको आज क्लास कंटिन्यू कराऊंगा। जो पिछले टॉपिक पर जहां पर हमने छोड़ा था उसी को करेंगे कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपने नोटबुक और पेन के साथ अपनी पहुंचेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप अपना ध्यान बनाए रखिए आपकी स्क्रीन। रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए सब। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को समझ रहे थे, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम लोग अब तक ये समझ चुके थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आई थिंक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ रहे थे, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, और डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को हम समझ रहे थे, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में हमने बताया था, इसका एक उदाहरण लिख करके आपको समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एक उदाहरण लिख के आपको समझाता हूं। उदाहरण क्या है इसका एक जो सीधा एग्जांपल है, इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, याद क्यों रखना है, क्योंकि बच्चों ये आगे काम आएगा।
तो जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन, इससे हमें मिलता है आयरन सल्फेट का विलयन, या प्लस कॉपर धातु, तांबा धातु। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो इस चीज को भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि कॉपर सल्फेट का हम विलयन यूज कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा विलयन है या नहीं है। ये तो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने रिएक्शन लिखी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा विलयन है। तो विलयन के लिए आप एक्यू लिखते हैं, एक्वस, ठीक है, अवस्थाएं लिखते हैं। तो जैसे आयरन, अब आयरन क्या है, ये लोहा क्या है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसको ठोस अवस्था में यूज करेंगे, तो सॉलिड लिख दिया, एस लिख दिया ब्रैकेट में। यहां पर जो हमको उत्पाद प्राप्त होगा, आयरन सल्फेट कैसे मिलता है हमको, आयरन सल्फेट हमको विलयन की अवस्था में मिलता है, तो एक्वस लिख दिया। कॉपर हमको कैसे मिलता है, कॉपर हमको ठोस अवस्था में मिलती है, तो एस लिख दिया। बात समझ में आई। तो ये ब्रैकेट में हम जो चीजें लिख रहे हैं ये इनकी अवस्था है, ये पदार्थ की अवस्था है, जो भी पदार्थ हमने यहाँ पे लिखा है ना, उसके आगे ब्रैकेट में हमने उसकी अवस्था लिख दी है कि ये किस अवस्था में हम लोग अभिक्रिया में यूज करते हैं या फिर हमको अभिक्रिया में प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आप इस अभिक्रिया में देख रहे होंगे कि यहां पर आयरन अकेला है और कॉपर सल्फेट जो है वो विलयन के रूप में मौजूद है, कॉपर और सल्फेट का विलयन है। लेकिन जब उत्पाद बन रहे हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, आयरन का विलयन बन जाता है और कॉपर अकेला हो जाता है। मतलब जो ये इसका विलयन था ये अकेला हो गया और ये जो अकेला था इसका विलयन बन गया। सीधी सीधी शब्दों में आप इस प्रकार से इसको ध्यान रखिए। तो क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है, जब किसी अभिक्रिया में ऐसा हो, जब किसी अभिक्रिया में ऐसा हो कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, उसके विलयन से हटा देता है या फिर विस्थापित कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगी बात। ठीक है, यही विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक तत्व ने इस तत्व को अलग कर दिया, देखो, और उसकी जगह पर खुद आ गया। ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ आ गया, तो उसने उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया उसके विलयन से, सीधी बात। अब जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी होती है। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, यस है, ये आप चेक कीजिए, मैंने आपको चेक करना सिखा रखा है, कैसे चेक करेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, और यहाँ पर इनके नाम लिख दीजिए। तो ये आयरन है, इसको यहाँ पर लिखेंगे आयरन, ये हो गया कॉपर सल्फेट। पदार्थों के नाम जरूर लिखें, ठीक है, अभिकारक और उत्पादों के नाम आप जरूर लिखें। कॉपर सल्फेट, ये हो गया आयरन सल्फेट, एंड ये हो गया कॉपर। ठीक है, हिंदी में भी इनके नाम इसी प्रकार रहेंगे, आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंग्लिश में स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, व्हेन वन एलिमेंट displaces another element from its solution, then this type of reaction is known as displacement reaction. ठीक है, when one element displaces another element from its solution, then this type of reaction is known as displacement reaction. I hope आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, अभी मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और उदाहरण दिखा रहा हूं। अब इनको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बात आप समझ गए तो अब नेक्स्ट बात को समझिए। मैं पहले एग्जाम्पल लिख ले रहा हूं, आप इनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि इन एग्जाम्पल में क्या बात कही जा रही होगी और कौन सी अभिक्रिया ये हो रही है।
चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को हटा दिया है उसके सॉल्यूशन से और खुद उसकी जगह पर आ गया है। यहाँ पर लेड ने कॉपर को हटा दिया है उसके सॉल्यूशन से और खुद उसकी जगह आ गया है। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रियाएं नो डाउट कि विस्थापन अभिक्रिया है यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। ये जो अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं यही याद करके लिखेंगे अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से क्या मतलब, अपनी मर्जी से आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगी अभिक्रिया। अगर आप ये अभिक्रिया लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगी, दिस विल बी टोटली रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो जाएगी, अब आप कहेंगे सर रॉन्ग क्यों हो जाएगी, अभिक्रिया तो वैसी हुई है, इसमें भी हमें दिख रहा है कि विस्थापन हो रखा है, इसमें भी हमें दिख रहा है कि क्या हो रखा है, विस्थापन हो रखा है। जिंक ने कॉपर ने जिंक को विस्थापित कर दिया है ना, उसके विलयन से। बट दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। क्यों गलत है ये अभिक्रिया, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो ये तत्व है ना, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, यहाँ पर हमने लेड यूज करा है, पीछे हमने आयरन यूज करा था, ये सभी क्या है, ये सभी धातु हैं। दीज ऑल आर मेटल्स। और मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब सक्रियता श्रेणी, जिसको आप पढ़ेंगे अपने बुक के तीसरे चैप्टर में, इसको आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। बट मैं आपको इंट्रोडक्शन यहां पर दे रहा हूं। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी वो श्रेणी होती है कि जिसमें हम तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार रखते हैं, उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार हम उनको एडजस्ट करते हैं। यानी कि कौन सा तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव, यानी विच एलिमेंट विल बी मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट विल बी लेस रिएक्टिव, तो हम उसमें रखते हैं। तो उसका सीधा सीधा हिसाब ये होता है, सक्रियता श्रेणी में जो अभिक्रिया हम लिख रहे हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, उसका सक्रियता श्रेणी से क्या मतलब होता है, उसका सक्रियता श्रेणी से ये मतलब होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील धातु ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित करेगी। बात समझ में आया, मतलब जो ज्यादा भी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो ही अभिक्रिया होगी, समझ रहे हो, से विस्थापित करती है। कैसे, मतलब कि कॉपर और जिंक में से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, कॉपर, जिंक। तो जिंक वाली अभिक्रिया अगर हम लिखेंगे तो ये ठीक है, कॉपर वाली लिखेंगे तो ये गलत है। मतलब कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है, जिंक कॉपर को हटा सकता है। आई बात समझ में, तो ये अभिक्रिया हट गई। ऐसे ही आप यहां पर बताइए मुझे, लेड और कॉपर में से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, लेड, इसीलिए लेड ने कॉपर को हटा दिया। कॉपर लेड को नहीं हटा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप इस अभिक्रिया को ऐसे लिखें तो दिस विल बी रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉपर और लेड में से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर और लेड में से ज्यादा अभिक्रियाशील लेड है, पीबी, पीबी को हम लेड बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे शीशा बोलते हैं। तो आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है कि जब आप ये अभिक्रिया लिखें तो भले ही आप एक अभिक्रिया याद कर लें, ये वाली अभिक्रिया याद कर लो, यही अभिक्रिया लिखो, इसमें चेंज आप अपनी मर्जी से मत करो, ठीक है। क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे का कारण है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 में आपको पता लगेगा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर इतनी बात आपके लिए इनफ है समझने के लिए। और जिसका मोरल क्या निकलता है, जिसका मोरल ये निकलता है, विस्थापन अभिक्रिया लिखते टाइम आप अपना दिमाग लगाओगे, आप अपना दिमाग लगाओगे, आप अपनी मन मर्जी से कोई भी रिएक्शन नहीं लिखोगे, जो अभिक्रिया आपने याद करी भी है वही लिखना, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। एग्जांपल है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ओके, इनके आगे इनकी स्टेट्स मैं बता दूं कि यहां पर हम लोग विलेन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विलेन यानी एक्वस स्टेट में, और इनमें से एक उत्पाद हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा, बाकी दूसरा एक्वस स्टेट में मिलेगा, दूसरा विलेन अवस्था में मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि NaCl2 को आई शुड राइट सम, थोड़ा नजदीक लिखना चाहिए मुझे इसे, NaCl, और ये एक्वस स्टेट में। पहली चीज क्या चेक करेंगे? अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, समीकरण संतुलित है या नहीं है। आई डोंट थिंक ये संतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड, नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, 2 NaCl आएगा। अब ये समीकरण संतुलित हो गई है। चलिए, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में आप ये देखिए, सोडियम के साथ था सल्फेट और बेरियम के साथ था क्लोराइड, यानी बेरियम का क्लोराइड और सोडियम का सल्फेट था। इधर जाके क्या बन गया? बेरियम का सल्फेट बन गया और सोडियम का क्लोराइड, यानी कि आदान प्रदान हो गया। बेरियम सल्फेट के साथ चले गया, सोडियम क्लोराइड के साथ चले गया, क्लोरीन के साथ चले गया। या तो आप इसमें ऐसा कहिए कि जो विस्थापन है, इसमें तत्वों का जो विस्थापन हो रहा है वो दो तत्वों का विस्थापन, दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। पिछली अभिक्रिया में क्या हो रहा था? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा था। यहां पर दोनों तत्व एक दूसरे को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहे हैं। या तो आप इसको इस प्रकार से बोलिए, या तो आप क्या बोल सकते हैं, या तो आप ये बोलिए कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया हो गई, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस इन रिएक्टेंट्स, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आयनों का आदान प्रदान से क्या हुआ? देखो, ये विलयन अवस्था में है। विलयन अवस्था में ये दो आयनों में विभाजित हो जाता है, Na+ और SO4-। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुपरमाणुक आयन का जो कॉन्सेप्ट है, बहुपरमाणुक आयन, ठीक है, मल्टीपल एटॉमिक आयन्स बोलते हैं इन्हें हम, आई थिंक। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कौन सा आयन कि क्या कितना उसके ऊपर आवेश होता है, कितने धन या ऋण आवेश उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो उस चीज को मैं मान रहा हूं कि आपको पता है। ऐसे ही ये बेरियम के ऊपर होते हैं 2 धन आवेश और क्लोरीन के ऊपर होता है 1 ऋण आवेश। ठीक है, तो ये आयनों में टूट गया। आयनों में टूटने के बाद ये एक अपने से समान लेकिन विपरीत आवेश को ढूंढते हैं। जैसे सोडियम है तो इसके ऊपर प्लस आवेश है, तो ये माइनस को ढूंढेगा, जिसके ऊपर 1 माइनस होगा उसको ढूंढेगा। तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस है। ठीक है, तो Na और Cl साथ साथ आ गए। ऐसे ही ये SO4 और ये Ba, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान, या 2 प्लस है या 2 माइनस है, बात बन जाएगी, दोनों BaSO4 बना लेंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है एवं उत्पाद उसके फलस्वरूप बनते हैं, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place between the reactants, the reaction is known as double displacement reaction। क्या बोला? एक बार दोबारा से बोलता हूं, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। द रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place between the reactants is known as double displacement reaction। ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप इनके नाम लिख सकते हैं।
इनके नाम लिख सकते हैं तत्वों के, तो तत्वों सॉरी पदार्थों के नाम हम लिखेंगे। पदार्थों का नाम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट, एंड दिस इज बेरियम क्लोराइड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम सेम होंगे, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। देन बेरियम सल्फेट एंड देन सोडियम क्लोराइड, ओके। तो ये हो गए इनके नाम। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, इतना समझ में आ गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने विलयन लिया है सोडियम सल्फेट का, यहां पर हमने बेरियम क्लोराइड का विलयन लिया है, यहां पर हमें सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हुआ है, लेकिन ये बेरियम सल्फेट हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है। बेरियम सल्फेट हमें कैसी अवस्था में प्राप्त हुआ है? ठोस अवस्था में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये अभिक्रिया होती है बच्चों, जब बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाया जाता है तो एक ऐसा पदार्थ बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, श्वेत रंग का होता है, और ये अविलेय पदार्थ होता है, यानी ये घुलता नहीं है, ये इस विलयन में घुलता नहीं है, यानी ये व्हाइट कलर्ड होता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। व्हाइट कलर्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन? ये बेरियम सल्फेट कैसा हो गया? व्हाइट कलर्ड। और इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप। तो हमें अवक्षेप प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में, इसको हम ऐसे लिखेंगे व्हाइट कलर पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। तो जब ये अभिक्रिया होती है इसमें हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मतलब बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, ये विलयन में अविलेय होगा, और इस पर हम लोग एक निशान लगाते हैं। इस पर हम लोग क्या निशान लगाते हैं? देखो जरा ध्यान से, इस पर हम लोग ऐसा एरो लगाते हैं। इस एरो का क्या मतलब हुआ? इस एरो का मतलब हुआ कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना है। जब आप कभी ऐसा एरो देखें किसी पदार्थ के साथ तो समझ जाना कि वो क्या बना है, उसका अवक्षेप बना है, यानी कि वो अविलेय पदार्थ है, वो विलयन में घुलेगा नहीं। तो वो कहां? वो जमीन पर बैठ जाएगा। जैसे आप लोग चाय बनाते हैं तो चाय में जो चाय की पत्ती होती है, जब आप उसे बर्तन में डालेंगे तो बर्तन की जमीन पर वो चाय की पत्ती बैठ जाती है ना? चाय की पत्ती कहां बैठ जाती है? बर्तन की जमीन पर। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये बर्तन की जमीन पर बैठ जाएगा, बर्तन की तलहटी पर बैठ जाएगा। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब तक जितनी अभिक्रियाएं आपको बताई बच्चों, उनको मैं एक बार लिख दे रहा हूं, है ना? और उसके बाद हम लास्ट प्रकार की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हमने अब तक जो जो अभिक्रिया पढ़ ली है, नंबर 1 हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली है। संयोजन अभिक्रिया फटाफट से हम जल्दी इनकी डेफिनेशन भी बोलेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react together and produces a single product, the reaction is known as combination reaction. नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया का विपरीत। इन दोज रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन एंड गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स द रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 पे हमने आज पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, अभिकारक का एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है या फिर उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Those reactions in which one element displaces another element from its solution is known as displacement reaction. नंबर फोर सॉरी, हमने पहले विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसके बाद हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये बोलेंगे कि दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एंड लास्ट वन हम जो पढ़ने वाले हैं अब, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन सॉरी, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया को हम अब लास्ट में पढ़ने वाले हैं, इस अभिक्रिया को लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाली अभिक्रिया के ऊपर चलते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? ऑक्सीकरण का सीधा सीधा मतलब है, ऑक्सी का मतलब है, ऑक्सी मीनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2 या फिर सिंपल O कह लीजिए, O, ठीक है, ऑक्सीजन O। जब किसी अभिक्रिया में ऐसा हो कि अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बने उसमें हमें किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि दिखे, यानी कि ऑक्सीजन का योग, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? देखो, कॉपर को हमने जलाया, ये जो रिएक्शन में लिख रहा हूं इसका नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया का नाम है बर्निंग ऑफ कॉपर। बर्निंग ऑफ कॉपर, बर्निंग ऑफ कॉपर क्या बोलता है? ये कॉपर की धातु है। जब कॉपर को जलाया जाता है, मैंने आपको बताया है, जब जलाना, दहन करना, अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इन सभी का एक ही मतलब होता है। कॉपर को जलाना मतलब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। आपके पास अगर तांबे की कोई वस्तु हो, कॉपर मतलब तांबा, तो आप उसको जलाना, आप उसको आग में मोमबत्ती रखना उसके नीचे और जलाना, तो उसके ऊपर आपको काले रंग का पदार्थ दिखेगा, ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस दिखेगा। वो ब्लैक कलर्ड क्या है? कॉपर ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कैसा होगा? ब्लैक कलर्ड होगा। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर कॉपर अकेला था, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग, किसमें? कॉपर में। गेन ऑफ ऑक्सीजन किसमें हुआ है? कॉपर में। दैट मीन्स कि ये अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आई? तो ये है उदाहरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आप लिखेंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या बना है? इनटू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्सीकरण होने के बाद क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का उपचयन, सॉरी उपचयन, इसे हम उपचयन भी कहते हैं।
तो कॉपर का उपचयन हुआ है और क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक हो गया, बात आ गई समझ में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। समय की कमी के कारण आज की क्लास को यहाँ पर हम रोक रहे हैं। आई होप कि आपको आज जो बातें बताई गई वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और उनको सीखने में, उनको पढ़ने में आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में हम इसी चीज को करेंगे कंटिन्यू, जो हमने यहाँ पर चीजें छोड़ी हैं उसको करेंगे कंटिन्यू। और मैं उम्मीद करता हूं आप घर से जो भी चीजें आज बताई गई हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज करेंगे और उसे जरूर एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलेंगे हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव